हेलो फ्रेंड्स, आप सबको मेरा राधे राधे। आशा करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे और आप लोग स्टडी कर रहे होंगे। आज हम एनसीईआरटी हिस्ट्री क्लास 8th 7th चैप्टर देखेंगे। देशी जनता को सभ्य बनाना, राष्ट्र को शिक्षित करना। ये नोट्स आप लोगों को आने वाली आगामी परीक्षाओं में हेल्प करेंगे। और आप लोग ये देख सकते हैं, मैंने आप लोगों को ये दिया है। आप लोग इस पे विचार करें और मुझे मैसेज करें मेरे टेलीग्राम चैनल पर। और यहाँ पे मैं आप लोगों को एम लक्ष्मीकांत, माजिद हुसैन, DR खुल्लर, नितिन सिंघानिया की आर्ट एंड कल्चर, सतीश चंद्र, स्पेक्ट्रम, आर चरण और रमेश सिंह, दृष्टि IS के ऑल आप लोगों को EVS के मैं कराऊंगी नोट सारे। और सीसेट रीजनिंग पूरा, और सीसेट रीजनिंग भी हम लोग दृष्टि का करेंगे। आप लोगों को मैं टेस्ट सीरीज़ भी कराऊंगी दृष्टि का, और इंग्लिश मीडियम वालों के लिए इनसाइट का, विज़न IS हम सारा करेंगे। आप लोग प्लीज़ मुझे बताएं। चैप्टर स्टार्ट करते हैं हम लोग, और आप लोग इसके नोट्स को अच्छे से नोट करिए, इनको अच्छे से समझिए। अंग्रेज देसी समाज को सभ्य बनाना है और उनके रीति रिवाजों और मूल्य मान्यताओं को बदलना है, और भारतीयों को शिक्षित, सभ्य और अच्छी प्रजा बनाने का लक्ष्य था। भाषाविद एक ऐसा व्यक्ति जो कई भाषाओं का जानकार और विद्यार्थी होता है। प्राच्यवादी एशिया की भाषा और संस्कृति का गहन ज्ञान रखने वाले लोग। अंग्रेज शिक्षा को किस तरह देखते थे, ये देखेंगे हम यहाँ पर। प्राच्यवाद की परंपरा। सन 1783 में विलियम जोन्स नाम के एक सज्जन कलकत्ता आए। उन्हें ईस्ट कंपनी द्वारा स्थापित किए गए सुप्रीम कोर्ट में जूनियर जज के पद पर तैनात किया गया था। कानून का माहिर होने के साथ साथ जोन्स एक भाषाविद भी थे। उन्होंने ऑक्सफोर्ड में ग्रीक और लैटिन का अध्ययन किया था। वे फ्रेंच और अंग्रेजी जानते थे और अपने एक दोस्त से अरबी सीखने के अलावा फारसी भी सीख चुके थे। इसके अलावा संस्कृत, कानून, दर्शन, धर्म, राजनीति, नैतिकता, अंगणित, चिकित्सा विज्ञान, प्राचीन भारतीय पुस्तकों का अध्ययन शुरू कर दिया। अब यहाँ पर हेनरी टॉमस कोलब्रुक के बारे में देखेंगे। वह संस्कृत तथा हिंदुत्व के प्राचीन धार्मिक ग्रंथों के विद्वान थे। हेनरी टॉमस कोलब्रुक, नैथेनियल और जोन्स ने एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के गठन किया और एशियाटिक रिसर्च नामक शोध पत्रिका का प्रकाशन शुरू किया। मदरसा के बारे में देखेंगे। इनको आप अच्छे से नोट करिए, जहाँ पे डेट्स और जहाँ पे लैंग्वेज की बात की जा रही है, इस तरीके से ऑप्शन बन जाते हैं। कभी कभी डाइवर्ट होकर क्वेश्चंस आते हैं, तो आप लोग इनको अच्छे से नोट करिए। सीखने के स्थान को अरबी भाषा में मदरसा कहा जाता है। यह किसी भी तरह का स्कूल या कॉलेज या कोई और संस्थान हो सकता है। 1781 में अरबी, फारसी, इस्लामिक कानून के अध्ययन को बढ़ावा देने के लिए कलकत्ता में एक मदरसा खोला गया। 1791 में मदरसा में हिंदू कॉलेज की स्थापना की गई ताकि वहां प्राचीन संस्कृत ग्रंथों की शिक्षा दी जा सके और देश का शासन चलाने में मदद मिले। मुंशी जी के बारे में देखेंगे यहाँ पर। ऐसा व्यक्ति जो फारसी पढ़ना, लिखना और पढ़ाना जानता हो। पूरब की जघन्य गलतियां। 19वीं सदी की शुरुआत से ही सारे अंग्रेज अफसर शिक्षा के प्राच्यवादी दृष्टिकोण की आलोचना करने लगे थे। उनका कहना था कि पूर्वी समाजों का ज्ञान त्रुटियों से भरा हुआ और अवैज्ञानिक है। उनके मुताबिक पूर्वी साहित्य गंभीर और सतही था। इसलिए उन्होंने दलील दी कि अंग्रेजों को अरबी और संस्कृत भाषा व साहित्य के अध्ययन को बढ़ावा देने पर इतना खर्चा करना चाहिए। भारतीयों को पूर्वी समाजों के काव्य और धार्मिक साहित्य की बजाय ये पढ़ाया जाना चाहिए कि पश्चिम ने किस तरह की वैज्ञानिक और तकनीकी सफलताएं हासिल कर ली हैं।
मैकॉले के बारे में देखेंगे 1835 यानी कि 1835 में अंग्रेजों का शिक्षा अधिनियम पारित किया गया। अंग्रेजी पढ़ाना लोगों को सभ्य बनाने, उनकी रुचियों, मूल्यों और संस्कृति को बदलने का रास्ता हो सकता है। कलकत्ता का मदरसे और बनारस संस्कृत कॉलेज जैसे प्राच्यवादी संस्थाओं को प्रोत्साहन ना दिया जाए। व्यवसाय के लिए शिक्षा 1854 में ईस्ट इंडिया कंपनी के लंदन स्थित कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स ने भारतीय गवर्नर जनरल को शिक्षा के विषय में एक नोट भेजा। कंपनी के नियंत्रक मंडल के अध्यक्ष चार्ल्स वुड के नाम से जारी किए गए इस संदेश को वुड का नीति पत्र के नाम से जाना जाता है, यानी कि वुड डिस्पैच। आप लोग इसको नोट करेंगे अच्छे से, यहाँ पर वुड डिस्पैच के नाम से जाना जाता है। प्राच्यवादी ज्ञान के स्थान पर यूरोपीय शिक्षा को अपनाने से व्यवहारिक आर्थिक क्षेत्र में लाभ प्राप्त होंगे। उसके मुताबिक यूरोपीय शिक्षा बी के माध्यम से भारतीयों को व्यापार और वाणिज्य के विस्तार से होने वाले लाभों को समझने और देश के संसाधनों के विकास का महत्व समझने में मदद मिलेगी और यूरोपीय जीवन शैली से उनकी रुचियों और आकांक्षाओं में बदलाव आएगा। 1854 में नीति पत्र के बाद अंग्रेजों ने कई अहम कदम उठाए। सरकारी शिक्षा विभागों का गठन किया गया ताकि शिक्षा संबंधी सभी मामलों पर सरकार का नियंत्रण स्थापित किया जा सके। स्कूली शिक्षा प्रणाली में परिवर्तन के प्रयास भी किए गए। स्थानीय पाठशालाओं का क्या हुआ, यहाँ पे हम देखेंगे। विलियम एडम की रिपोर्ट के अनुसार 1830 यानी कि 1830 के दशक में स्कॉटलैंड से आए ईसाई प्रचारक विलियम एडम ने बंगाल और बिहार के जिलों का दौरा किया। कंपनी ने उन्हें डेढ़ी स्कूलों में शिक्षा की प्रगति पर रिपोर्ट तैयार करने का जिम्मा सौंपा था। एडम ने पाया कि बंगाल और बिहार में 1 लाख से ज़्यादा पाठशालाएं हैं। नई दिनचर्या और नए नियम 19वीं सदी के मध्य तक कंपनी का ध्यान मुख्य रूप बसे उच्च शिक्षा पर था। 1854 में कंपनी ने देसी शिक्षा व्यवस्था में सुधार लाने का फैसला किया। कंपनी एक नई दिनचर्या, नए नियमों और नियमित निरीक्षणों के जरिए पाठशालाओं को और व्यवस्थित करना चाहती थी। राष्ट्रीय शिक्षा की कार्यसूची के बारे में देखेंगे। 19वीं सदी की शुरुआत से ही भारत के विभिन्न भागों के बहुत सारे विचारक शिक्षा के व्यापक प्रसार की ज़रूरत पर जोर देने लगे थे। भारतीयों का मानना था कि पश्चिमी शिक्षा का आधुनिकीकरण कर सकती है। भारतीय पश्चिमी शिक्षा के विरुद्ध थे महात्मा गांधी और रविंद्रनाथ टैगोर। यहाँ पे आप नोट करके लिखेंगे, इसको जो मैंने ये बोल्ड करके दिया है आप लोगों को, इसको आप नोट करके लिखेंगे। महात्मा गांधी, अंग्रेजी शिक्षा ने हमें गुलाम बना दिया है, उनका कैसा कहना था। औपनिवेशिक शिक्षा, महात्मा गांधी का कहना था कि औपनिवेशिक शिक्षा ने भारतीयों के मस्तिष्क में हीनता का बोध पैदा कर दिया है। इसके प्रभाव में आकर यहाँ के लोग पश्चिमी सभ्यता को श्रेष्ठतर मानने लगे हैं और अपनी संस्कृति के प्रति उनका गौरव भाव नष्ट हो गया है। महात्मा गांधी ने कहा कि इस शिक्षा में विष भरा है, यह पापपूर्ण है, इसने भारतीयों को दास बनाया है, इसने लोगों पर प्रभाव डाला है। महात्मा गांधी एक ऐसी शिक्षा के पक्षधर थे जो भारतीयों के भीतर प्रतिष्ठा और स्वाभिमान का भाव पुनर्जीवित करे। महात्मा गांधी की दृढ़ मान्यता थी कि शिक्षा केवल भारतीय भाषाओं में ही दी जानी चाहिए। उनके मुताबिक अंग्रेजी में दी जा रही शिक्षा भारतीयों को अपाहिज बना देती है और अपने सामाजिक परिवेश से काट दिया है और उन्हें अपने ही भूमि पर अजनबी बना दिया है। गांधी का तर्क था कि शिक्षा से व्यक्ति का दिमाग और आत्मा विकसित होनी चाहिए। टैगोर जी का शांति निकेतन, ये इम्पॉर्टेंट है शांति निकेतन, इससे अभी हाल ही में 2024 के प्री में क्वेश्चंस भी आया है। आप लोग इसको देखिए अच्छे से, और इसका एक करंट अफेयर्स भी है, मैं आप लोगों को उसका टॉपिक भी बताऊंगी।
रविंद्रनाथ टैगोर ने यह संस्था 1901 में शुरू की थी। टैगोर जब बच्चे थे तो स्कूल जाने से बहुत चिढ़ते थे। वहाँ उनका दम घुटता था। उन्हें स्कूल का माहौल दमनकारी लगता था, मानो स्कूल जेल हो, क्योंकि वहाँ बच्चे मनचाहा कभी नहीं कर पाते थे। जब दूसरे बच्चे शिक्षक को सुन रहे होते थे, टैगोर का दिमाग कहीं और भटक रहा होता था। जब वे बड़े हुए तो उन्होंने एक ऐसा स्कूल खोलने के बारे में सोचा जहां बच्चे खुश रह सकें, जहां वे मुक्त और रचनाशील हों, जहां वे अपने विचारों और आकांक्षाओं को समझ सकें। ऐसा उनका कहना था। टैगोर, बचपन का समय अपने आप सीखने का समय होना चाहिए। शिक्षा व्यवस्था के कड़े और बंधनकारी अनुशासन से मुक्त होना चाहिए। शिक्षक कल्पनाशील हो, बच्चे को समझते हो और उनके अंदर उत्सुकता, जानने की चाह विकसित करने में मदद दे और रचनाशीलता हो। गांधी जी का था, बालक के दिमाग और आत्मा का सर्वोच्च विकास शिक्षा से ही संभव है। साक्षरता ना हो तो शिक्षा का अंत और ना ही उसकी शुरुआत। यह तो केवल एक साधन है। आप लोग इसको अच्छे से देखिए। नोट्स ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, ये वाला बहुत इम्पॉर्टेंट है। शांति निकेतन, इसका करंट अफेयर्स टॉपिक भी आया था हाल ही में। मैं आप लोगों को उसके नोट्स भी दूंगी। आप लोग अच्छे से देखिए इनको, नोट्स को तैयारी करिए। जनवरी मंथ हाफ हो गया है, तो जिसको नोट्स चाहिए आप लोग प्लीज़ मुझे कमेंट्स बॉक्स में मुझे बताएं मैसेज करके। जनवरी की लास्ट तक ही मैं आप लोगों को नोट्स दे पाऊँगी, फिर उसके बाद मैं आप लोगों को प्री के एग्ज़ाम के बाद ही दे पाऊँगी, क्योंकि मुझे भी अपना प्रिपरेशन करना है। इसलिए मैं आप लोगों को बोल रही हूँ कि आप लोग मुझे जनवरी तक ही बता दें। बाकी फिर हम लोग करंट अफेयर्स की तैयारी भी करेंगे और सीसेट की भी। जिसको भी जहाँ पर डाउट हो आप लोग प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं। और जिसको भी मेरा व्लॉग्स अच्छे लग रहे हैं या कुछ भी थोड़ी हेल्प मिल रही है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, ताकि ये उन बच्चों तक जा पहुँचे जो कोचिंग नहीं जा सकते हैं, वहाँ तक ये पहुँचें। क्योंकि कोचिंग्स की जो फ़ीस होती है वो बहुत हाई होती है, तो वो नहीं दे पाते हैं। तो आप लोग मुझे इस बताएं, क्योंकि इतने में आपको नोट्स कहीं नहीं मिलेगा। पूरा 6 से लेकर 12 तक की एनसीईआरटी पर सब्जेक्ट 1999 में मिलेंगे। ये आप लोगों के लिए बेस्ट ऑफ़र है। आप लोग मुझे बताएं, क्योंकि अगर आप कोचिंग जाते हैं तो कोचिंग में ही आप लोगों को 1 ईयर तक सिर्फ एनसीईआरटी ही कंप्लीट कराई जाती है। और पर मंथ की फ़ीस आप नोट कर सकते हैं कितनी होती है, आप लोग सब पता कर सकते हैं। आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं और आप लोग प्लीज़ सपोर्ट करें। आप लोग स्टडी करते रहें। आप लोगों को धन्यवाद।